चलो देखो भाई, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, ये सब पढ़े थे। अब आज हम लोग इसके आगे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आर्टिकल के क्वेश्चन को बनाने के लिए वो जो फर्स्ट पेज में हम लोगों ने फिगर देखा था, उन फिगर्स को आपको याद रखना है। विदाउट आर्टिकल, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ से बनाना शुरू करें। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस। टैटर्ड का मतलब क्या होता है? फटा चिटा। टैटर्ड मतलब फटा चिटा। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये जो फ्यू है, फ्यू के पहले आर्टिकल द क्यों लगा हुआ है? हो सकता है। तो ये जो फ्यू और लिटिल होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आज समझ लेते हैं। ये देखो, फ्यू, अ फ्यू, और इसी तरीके से होता है द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और इसी तरीके से लिटिल, अ लिटिल, और यहाँ होता है द लिटिल। अब आप ठीक से समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा फ्यू फैमिली है, इस फ्यू फैमिली का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा। लिटिल फैमिली का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ में आ रहा है कि नहीं? कल बताए थे, पिछले क्लासेस में हमने कई बार इसकी चर्चा करी। दूसरी बात समझिए, ये जो फ्यू फैमिली है, फ्यू फैमिली के बाद आने वाला सब कुछ लिखा जाता है प्लूरल, यानी कि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए या कोई वर्ब लिखा जाए, सब लिखा जाएगा प्लूरल। और ये जो लिटिल फैमिली होता है, लिटिल फैमिली के बाद जो भी आएगा सब का सब लिखा जाएगा सिंगुलर। जो भी आए, नाउन या प्रोनाउन हो, वर्ब हो, जो भी आए सब का सब लिखा जाएगा सिंगुलर। ये सब रहेंगे सिंगुलर। ये बात समझ में आई? आगे बढ़े यहाँ से। अब देखिए, कुछ और चीजों को सीखे हम लोग। देखिए, ये जो फ्यू और लिटिल है, जिसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, मत लिखो भाई, पहले सीख लो। इसका यूज करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका यूज हम लोग आर्टिकल ए के साथ करते हैं पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और विथ आर्टिकल द हम लोग यूज करते हैं इसका वॉट एवर यू हैव और हैड। वॉट एवर यू हैव और हैड, यू हैव और हैड, मतलब जो कुछ भी आपके पास था सारा का सारा, ऐसा सेंस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग आर्टिकल द के साथ यूज करते हैं। लेकिन आपके पास चीजें हो इतनी कम मात्रा में हो जिससे आपका काम कंप्लीट ना हो सके, तो ये बताने के लिए हम लोग इसी लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं विदाउट आर्टिकल। लेकिन आपके पास चीजें इतनी कम मात्रा में हो जिससे आपका काम जस्ट टू कंप्लीट हो जाए, आपका काम चल जाए, सिर्फ इतनी मात्रा में आपके पास चीजें हों, तो ये बताने के लिए इसी के साथ हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ये बात समझ में आया? ये कहना बड़ा आसान था, समझना थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझें। जैसे मान लो हम कहें, आई हैव गिवन यू द फ्यू अमाउंट ऑफ मनी, the few amount of money I had। मतलब इस सेंटेंस को जरा पढ़िए। आई हैव गिवन यू द फ्यू अमाउंट ऑफ मनी आई हैड, मेरे पास जो भी पैसा था हमने सारा का सारा तुम्हें दे दिया। तो ये बताओ, जितना पैसा था सारा का सारा दे दिए। अब सबसे पहले बताओ, ये मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कैसा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? डाउट है तो बोलो ना, हाँ सर डाउट है, समझाएंगे। पैसा किस बात का देते हो? समझने का ना, तो समझो ना, क्या दिक्कत है? देखिए, अब मनी का मतलब पहले बताओ, मनी का मतलब क्या होता है? तो मनी का मतलब आम जनता समझती है, क्योंकि डिक्शनरी में यही सब मिलता है हम लोगों को, और जो डिक्शनरी मिलता है वैसा ही हम लोग काम करते हैं। आजकल गूगल का इंपॉर्टेंस इतना बढ़िया हो गया है कि गूगल पे गलत लिख दो वही सही, हाँ या ना। इसी का फायदा मोदी सरकार भी उठाई नहीं? बीजेपी, आरएसएस, नहीं पता है? ये बताओ, पंडित नेहरू हिंदू थे या मुस्लिम? तो सोशल मीडिया यही सब काम करते रहते। तो गूगल में कौन सी बात क्या लिखी गई, कहाँ सही कहाँ गलत, ये पकड़ने की क्षमता भी होनी
चाहिए। अब फिर अगर बाद में कभी कांग्रेस आएगी तो ये पुराना वाला न्यूज़ गूगल से हटवाएगी, फिर नया न्यूज़ डालेगी। बात समझ में आया? तो अपना जो हिडन एजेंडा है वो सब डिलीट कर दिया जाएगा। ये होता रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक। इन द सेम वो यहाँ देखिए, मनी का मतलब आपको गूगल में वैसे ही दिखाता है पैसा, डिक्शनरी में वैसे ही दिखाता है पैसा। मनी का मतलब होता है धन। क्या होता है? अब धन दो प्रकार के होते हैं, संपत्ति दो प्रकार की होती है ना, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल क्या है भाई? जैसे मान लीजिए उस लड़की के गले में सोने का चैन हो, अब लड़की क्लास के बाद नीचे उतर रही हो, वही लड़का गुंडा मवाली टाइप हो, पहुंच गया, अकेले लड़की उतर रही थी, गया और इधर कट्टा सटा दिया, चल जल्दी डाउन कर। लड़की जान के डर के मारे तो दे ही देगी, उतारी दे दी। तो थोड़ी देर पहले सोना का चेन उसका, अब गोल्डन चेन इनका, उस पर नाम थोड़ी लिखा है, ठीक। तो ऐसा कोई भी धन या संपत्ति जो इजीली ट्रांसफरेबल हो उसको कहते हैं मूवेबल। उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, हाँ या ना। जैसे मान लो ये मोबाइल है तो इस मोबाइल का अपना 2-4 हज़ार कीमत होगा ना, 100, 500, 10,000, 20,000, कुछ ना कुछ इसका कीमत होगा। तो कीमत है, लेकिन ये आसानी से यहाँ छूट गया, आप लेके चल दिए तो आसानी से इजीली ट्रांसफरेबल हो गया। लेकिन मान लो उस लड़की के नाम से कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, मकान हो, आप उसका मर्डर कर दो, किडनैप कर लो, वो आपके अधिकार में आएगा? नहीं। नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, उसको कहते हैं इमूवेबल। और जो इमूवेबल चीज़ें होती है उसका अपना कोई कीमत नहीं होता, उसका अपना कोई रियल वैल्यू। जैसे ये जो घर है, इस घर का किराया कितना होना चाहिए? हम लोग जहाँ कहीं भी किराए से रहते हैं तो उस रूम का किराया होता है ना, उस रूम का गवर्नमेंट किराया अलग है, प्राइवेट किराया अलग है, और प्लेस टू प्लेस किराया अलग है। जरा सोचिए, हम लोग बिलासपुर में रहते हैं, यदि बिलासपुर में 10 बाई 10 का जो कमरा है उसकी कीमत मान लो 5,000 रुपये है, हो सकता है तो पूरे बिलासपुर में कहीं लेते 5 ही हज़ार लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप किसी फेमस कोचिंग के पास लीजिए, जैसे दिल्ली IAS, यहाँ पे लीजिए, इधर पीछे चले जाइए 27 खोली, उधर लीजिए, किसी पॉस एरिया में लीजिए, इसी की कीमत हो जाएगी 5,000 की जगह 15,000। और ऐसे जगह जहाँ पे कॉमर्शियल सेंटर नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, ऐसे सेंटर पे जाके रहिए, इसी की कीमत पता चलेगी 3,000 रुपये है, हाँ या ना। तो इसका अपना कोई रियल वैल्यू नहीं होता। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, बंजर ज़मीन का टुकड़ा, इसमें कोई भी फसल नहीं उगता, बहुत ऊंची ज़मीन हो, पथरीली ज़मीन हो, कोई 10,000 रुपये में बेचोगे, खरीदने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये जो पथरीली ज़मीन थी, यहाँ से कोई 4 लेन 6 लेन सड़क बन जाए। अब ज़रा देखो तो, जो 10,000 रुपये में देने पे कोई लेने वाला नहीं था, अब 10 लाख में बिना मांगे लोग 10 लाख लेके आएंगे, एकदम नगद, तुरंत कैश। बेचोगे भाई, ये लो 10 लाख। अब बेचने वाला बेचेगा नहीं, हाँ या ना। छोड़ दो, ये पूरा प्लॉट तो एक ही है, सड़क इधर बना है तो इधर के ज़मीन का रेट अलग होगा और इधर पीछे वाले ज़मीन का रेट कम होगा, हाँ या ना। भाई ज़मीन का टुकड़ा तो एक ही था, इसका अलग, इसका अलग वैल्यू हो गया, हाँ या ना। तो इसका अपना कोई रियल वैल्यू नहीं होता, ये पब्लिक के डिमांड पे और इच्छा पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई? तो चूंकि मनी में ये दोनों प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होती है, मूवेबल और इमूवेबल, इसलिए इसको कहते हैं अनकाउंटेबल। क्या कहते हैं? अब मनी का मतलब आप जो समझते हैं पैसा, तो ये मान लो कागज़ का कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े पे लिखा है 500, ठीक है। अब जैसे इस 500 के साथ रूपी लग गया, यही हो गया काउंटेबल, डॉलर लग गया, यही हो गया काउंटेबल, यानी करेंसी ऐड हो गया तो वो काउंटेबल है, करेंसी नहीं है तो वो काउंटेबल। ये बात समझ में आया कि नहीं? जानकारी को एकदम ठीक रखें भाई। हम लोगों के साथ कंफ्यूजन यही है ना कि जो बचपन से सिखाया गया सब आधा था गलत। आधी जानकारी जो आपको सिखाई गई, आधी जानकारी है गलत। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया गया हिंदी ग्रामर के माध्यम से, और इंग्लिश ग्रामर को सिखाया नहीं गया, आधा से ज़्यादा तो हिंदी ग्रामर घुसा दी इंग्लिश ग्रामर में। जैसे एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, अब विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इंग्लिश में भी सिखा दिया गया कि एडजेक्टिव उसी को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इंग्लिश में एडजेक्टिव विशेषता नहीं बताता है।
आप कहोगे अरे गजब बात करते हैं सर, हम तो बचपन से पढ़े, देखिए गुड बॉय विशेषता बता रहा है कि नहीं, बताइए। हाँ भाई विशेषता बता रहा है। अच्छा तो ये ले लो, आप क्रिकेट भी देखते हैं, ये बताओ फर्स्ट बॉल यूज करते हैं, हाँ या ना? आप यूज करते हैं टू बुक्स, यूज करते हैं कि नहीं बताओ? ये बताओ आप ये भी यूज करते हैं डबल मार्क्स, डबल पेन, कुछ भी? अब इसमें जरा आप देख लीजिए ध्यान से, ये बॉल, ये बुक, ये मार्क्स, ये सारे नाउन है कि नहीं बताओ? और नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है कि नहीं बताओ? तो ये सारे एडजेक्टिव है कि नहीं? और ये बताओ कि ये इन नाउन के पहले आके उस नाउन का विशेषता बता रहा है कभी? कभी नहीं। एडजेक्टिव में हम लोगों को जो बताया गया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है सिर्फ एक एडजेक्टिव, और वो है डिग्री। कौन सा? जिसमें आप पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं लिटिल, फ्यू, ये सब है एडजेक्टिव। कैसे? आप यहाँ देखो, फ्यू अमाउंट ऑफ मनी, तो ये पैसा है, पैसा भी तो नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। इससे क्या मतलब, नाउन है ना, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उसके पहले आ रहा है, तो उसके पहले आ रहा है मतलब एडजेक्टिव। तो कहाँ विशेषता बता रहे हैं बताओ? ये तो मात्रा बता रहा है ना, हाँ या ना? ठीक है, सब पढ़ाया गया उल्टा। ठीक है, तो अब करेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया गलती हो गया, करेक्शन कर ले। ऐसे ही हम लोग को लिविंग नॉन लिविंग पढ़ाया गया, सब आधा सही आधा गलत, नहीं भरोसा हो रहा है। चलो ले चलते हैं आज कंफ्यूजन में, आपको पढ़ाते कम है, कंफ्यूजन ज़्यादा दिखाते हैं। देखिए हम लोगों को पढ़ाया गया कि एक प्रोनाउन है जिसका यूज करते नॉन लिविंग के लिए, हाँ या ना? अब आपको बताया गया, या चलो आप बता दो क्योंकि आप जानते हैं, बताओ डॉग लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग, बहुत सही, सोच लेना बोलने के पहले। काऊ बताओ? लिविंग मैन, लिविंग चाइल्ड, लिविंग ट्री, सब लिविंग है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो पेड़ के लिए आप इट का यूज करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? जरा सोचो, आप जो कर रहे हैं उसको कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। सोचो, इस डॉग के लिए आप इट का यूज करते हैं कि नहीं? इट इज बार्किंग, भूख रहा है भाई, कौन भूख रहा है? कुत्ता। अब ये यदि लिविंग था, अब जरा देखिए प्रोनाउन जो आप चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, आप वहां पे पढ़ते आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे कहा गया कि ये दोनों फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, इस थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर हो, लिविंग हो और मेल हो, लिविंग और मेल, तो ही फैमिली का यूज करते हैं। और लिविंग हो और फीमेल हो, सिंगुलर नंबर लिविंग और फीमेल हो, तो सी फैमिली का यूज करते हैं। और नॉन लिविंग हो बट सिंगुलर हो, सिंगुलर हो नॉन लिविंग हो, तो इट फैमिली का यूज करते हैं। और किसी भी फैमिली का हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग, यदि वो प्लूरल है तो सबके लिए यूज करते हैं दे फैमिली का। तो ये बताओ, आप डॉग को कह रहे हैं कि लिविंग है, तो इसके लिए या तो पुलिंग होगा, मेल होगा, या तो फीमेल होगा, तो या तो ही का यूज करते या तो सी का। आप ना तो ही लगाते हैं ना तो सी लगाते हैं, आप इसके लिए लगाते हैं इट, लगाते हैं कि नहीं? भरोसा नहीं हो गूगल खोल लो, दिखेगा गूगल में। चलो यहाँ देख लो, नहीं जहां भरोसा है वही चेक करवा देते हैं। यहाँ आ जाइए, ट्री, साइंस के अकॉर्डिंग या हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने जो इसका डेफिनेशन पढ़ा है कि जो चलता है, फिरता है, हिलता है, डुलता है, जिसका दिल धड़कता है, जो सांस लेता है, वो सारे लिविंग हैं। तो पेड़ भी तो सांस लेता है, नहीं लेता है साइंस के अकॉर्डिंग, तो ये लिविंग होना चाहिए। और अगर ये लिविंग है तो इट इज टॉल, डार्क, इट इज बनियान ट्री, इट इज पीपल ट्री, हम लोग यूज करते हैं ना, इट इज मैंगो ट्री,
तो क्यों बोल रहे हो भाई, इसके लिए आप फीस ही लगाओ ना, हाँ या ना। अच्छा, ये चाइल्ड बच्चा है तो हम लोग यूज करते हैं आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ नेफ्यू, इट इज वेरी नॉटी, इट इज वेरी नॉटी। अब बताओ, अगर बच्चा है और आप इट लगा दिए मतलब मुर्दा हो गया, और अगर मुर्दा हो गया, मरा हुआ है, इसलिए आप अगर उसको नॉन लिविंग मान रहे थे, तो मुर्दे कभी बदमाशी करते क्या? सोचो, मुर्दा शरारती हो, मुर्दे को कोई घर में रखता है क्या? नहीं, हाँ या ना। लॉजिकली देखिए, तो एक तरफ हम लोगों को जो सिखाया गया, या हमारा आपका जो माइंड जिस कॉन्सेप्ट से फील्ड है, भरा हुआ है, वो और जो करते हैं वो दोनों बिल्कुल अलग है कि नहीं? तो स्कूल में, कॉलेज में आपने अपने टीचर से कभी पूछा नहीं कि सर ऐसा होता क्यों है, और अब हम बताते हैं तो आपको डाइजेस्ट होता नहीं, क्योंकि गलत का इतना प्रचार हो गया है कि गलत ही सही लगने लगा है। नहीं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सब ने गलतियां करी, कौन गलती नहीं की? जो गलती नहीं करेगा वो राजनीति में नहीं जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि पॉलिटिक्स शरीफों की चीज है नहीं, वहां गुंडे मवाली की जरूरत है, जो जितना बड़ा गुंडा उतना बढ़िया नेता है। नहीं, भोला भाला आदमी जाएगा, उसको गोली मरवा दिया जाएगा और पीछे उसकी स्मृति बनवा दी जाएगी। ठीक है, यही होता है सर पॉलिटिक्स में। तो ये सब भी आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग चल रहे थे इधर, तो ये सब भी सीखेंगे हम लोग बारी बारी से समय के साथ। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए। तो मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। और यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, फ्यू फैमिली का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ। तो ये मनी तो अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल के लिए फ्यू का यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फ्यू की जगह लिटिल लिख देंगे। अब बात समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत। अब जैसे मान लीजिए कि आप कभी गर्मी में बहुत थके प्यासे आते हैं, दोपहर में प्यास लगती है गर्मी में, और आपने कहा घर में आके मम्मी से कि मम्मी बहुत जोर की प्यास लगी है, मम्मी आपको आधा चम्मच पानी दे दे, प्यास बुझेगी? तो चीजें हैं तो, लेकिन इतनी कम मात्रा में जिससे आपका काम न चल सके। लेकिन मान लीजिए आपको बहुत जोर की भूख लगी हो और 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट आपको पकड़ा दिया जाए, खा लेंगे, थोड़ी राहत मिल जाएगी कि नहीं? टेम्पररी काम चल जाएगा या नहीं? तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग लिटिल या फ्यू के साथ यूज करेंगे आर्टिकल ए, और जिससे काम नहीं चले उसको बताने के लिए विदाउट आर्टिकल। ये बात समझ में आया कि नहीं? लिखिए जल्दी से इनको। गलत का इतना प्रचार हुआ इंग्लिश भाषा में कि हम लोग को गलत ही सही लगने लगा है। जैसे आज के डेट में हम लोगों को अपना कैलेंडर पता है नहीं, लेकिन क्रिश्चियन का कैलेंडर पता है कि नहीं? आप जो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, आपका हिंदू का कैलेंडर है? नहीं, ये किसका कैलेंडर है? इंग्लिश कैलेंडर। लिखा था कौन? जो खुद एक करप्ट आदमी था। नहीं पता है? इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन नाम का एक व्यक्ति लिखा था, जो किसी राजा का नौकर हुआ करता था, और इसने नौकर के पद पे काम करते हुए ये कैलेंडर नहीं बनाया। कैलेंडर कब बनाया? जब इसको पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि ग्रेगोरियन नाम का जो नौकर था, ये जिसके यहाँ नौकर का काम करता था, जिस राजा के यहाँ, उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था यूरोप में। तो वो राजा अक्सर शिकार खेलने चला जाता था, और मैक्सिमम टाइम उसको शिकार में ज़्यादा मजा आता था, तो कई बार वो जंगल में रातों में ही रहता था। हेलो, बात समझ में आई?
तो क्या हुआ एक बार कि इसका जो मतलब ये ग्रेगोरियन नाम का जो नौकर था, इसका नाजायज संबंध था अपने ही रानी के साथ, यानी सर्वेंट वर्सेस क्वीन, रिलेशनशिप बन गया। अब इन लोगों का रिलेशनशिप को परवान चढ़ा। एक बार राजा को इसकी भनक लगी और राजा रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। ठीक, अब राजा किसी को गलती करते हुए पकड़ेगा तो जिंदा छोड़ेगा। अब राजा के साथ रानी भी तो इंक्लूड थी उसमें, नौकर के साथ। तो राजा ने कहा कि नहीं, हम इन दोनों का मर्डर नहीं करवाएंगे, इन दोनों को बढ़िया सा पनिशमेंट देंगे ताकि फ्यूचर में लोग इसको याद रखें। तो राजा ने एक ऑर्डर इशू किया, कहा कि दोनों को दो अलग अलग नाव पे बैठाया जाए और बीच समंदर में तूफान के आने के पहले इन दोनों को ले जाकर छोड़ दिया जाए। तो समंदर में 2 बार तूफान आता है ना 24 घंटे में, एक 12 बजे दिन में, एक 12 बजे रात में। तो 12 बजे दिन वाला जो टाइम था उस टाइम पे ले जाके इन लोगों को छोड़ दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जाने के पहले, चूंकि एक प्रकार का ये मौत ही तो था, बीच समंदर में छोड़ दोगे किसी को, नाव डूबेगी, आदमी मर जाएगा, यही होगा। तो मरने के पहले जैसे अंतिम इच्छा पूछा जाता है सबका, वैसे इन दोनों से पूछा गया, भाई तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी तुमको चाहिए सब अपने साथ ले जा सकते हो। अब चूंकि रानी जो थी वो फीमेल थी और महिलाओं को ज्वेलरी से बड़ा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, तो रानी अपने साथ बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कपड़ा, आभूषण, खाने पीने का सामान सब लेके जाती है। और ये जो सर्वेंट था ग्रेगोरियन, ये अपने साथ ढेर सारा, इसको जो जो किताब वगैरह पढ़ना अच्छा लगता था, लिखने का काम अच्छा लगता था, तो अपने साथ पढ़ने लिखने का ढेर सारा सामान लेके, ढेर सारा कागज भी ले गया अपने साथ, ब्लैंक पेपर। ठीक है, और तूफान आने के पहले इन दोनों को समंदर में अलग अलग डायरेक्शन में ले जाके छोड़ दिया गया। तूफान आया, राजा के जो सैनिक थे किनारे आके खड़ा होकर देख रहे थे, दोनों का नाव डूबता है कि नहीं, दोनों का नाव डूब जाएगा, तूफान आएगा नाव डूबेगा। तो नौकरों ने जाके राजा को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि दोनों का नाव डूब गया, मतलब दोनों मर गए। राजा खुश हुआ, लेकिन हुआ कुछ और। ये दोनों एक टापू पे, समंदर वगैरह में कहीं कहीं टापू होते हैं ना, तो ये दोनों किसी टापू पे जाके मिल गए, एक ही टापू पे। सोचो भाग्य कैसा, दुर्भाग्य कैसा। इन दोनों की फिर मुलाकात हो गई टापू पे। अब जब टापू पे मुलाकात हो गई तो जो सर्वेंट था उसने कहा कि हम पढ़ने लिखने का काम करेंगे और तुम मेरे लिए वाइफ के तरीके से जो सर्विस होता है वो सारा काम तुम करोगी, तो जंगल से फल फूल खाने का इंतजाम तुम करोगी। तो टापू पे जंगल में खाने पीने का सामान सब ले आती थी और ये बैठ के दिन भर कैलेंडर लिखता रहता था। क्या करता था? और ये वही व्यक्ति था जिसने कैलेंडर लिखा, और इसने कैलेंडर कब तक का लिखा था? 12/12/2012 तक का। बात समझ में आया? और यही कारण था कि अंग्रेजों का, यानी कि क्रिश्चियंस का कहना था कि धरती 12/12/2012 को समाप्त हो जाएगी। हम तब भी पढ़ाते थे, तो आपके जैसे जो बच्चे थे उन्होंने हमसे पूछा, सर 11 तारीख की बात है, कल तो धरती खत्म हो जाएगी। तो मेरा बड़ा क्लियर कट आंसर आता है, धरती कभी खत्म, कम से कम कल तो खत्म नहीं होगी। तो बच्चों ने पूछा क्यों? आप कैसे बोल सकते हैं सर, सभी जगह मीडिया में, न्यूज़ चैनल पे सभी जगह यही बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो हम लोग सर कल तो नहीं आ रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात, कल मत मिलो, परसों जरूर मिलोगे, सब जिंदा बचोगे। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे आंसर कर रहे हैं आप? भाई हिंदू धर्म ग्रंथों को उठा के पढ़िए, उसमें लिखा है कि जब तक धरती पे गंगा है तब तक प्रलय नहीं आएगी। तो प्रलय तो आना है नहीं, धरती पे गंगा भी है, और एक बुक में नहीं अनेकों बुक में ऐसा लिखा है। और भी कई प्रमाण है जो ये बताता है कि अभी प्रलय आने वाला नहीं है। तो 12/12/2012 को कहाँ प्रलय आया बताओ? तो बात ये थी कि ग्रेगोरियन के पास जो कागज बचा हुआ था, उस कागज में या उस कागज का यूज करते हुए वो सिर्फ 12/12/2012 तक का कैलेंडर लिख सका, उसके आगे उसके पास कागज था नहीं। और लोगों ने यहां मान लिया कि उसने नहीं लिखा मतलब धरती खत्म, उसके आगे धरती हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप जो कैलेंडर पढ़ते हैं,
आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में ये पूछा जाता है या ये आपको बताया जाएगा कि इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे हिंदुओं का जो कैलेंडर है विक्रम संवत शक संवत कैलेंडर है ना, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको बोलते हैं हिजरी सन कैलेंडर, बोलते हैं ना। सभी धर्मों का अपना अपना कैलेंडर है, यहूदियों का अपना कैलेंडर है, ईसाइयों का अपना कैलेंडर है, जैन का अपना है, बुद्धिस्ट का अपना कैलेंडर। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिलहाल अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं, चेंज करें इसको। चलिए, अब फ्यू के बाद आते हैं लिटिल के डायरेक्शन में। शी हैज given him the little milk to, अच्छा लिटिल वाटर कर ले, the little water to quench his thirst। अब आ जाए यहाँ पे, देखिए ये कोई फीमेल है, किसी मेल को इसने दिया, क्या दिया भाई? जो भी थोड़ा बहुत पानी था सारा का सारा। ठीक से चेक कीजिएगा यहाँ पे द लिटिल आएगा या नहीं आएगा। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, क्वेंच हिज थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। बुझाना मतलब वो जो कैंडल मोमबत्ती जलता है उसको फूंक मार के बुझाना, वो नहीं, उसके लिए ब्लो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिक्विड खाने पीने की जो चीज़ है, विशेष रूप से जो लिक्विड है जिसका यूज़ करते हैं प्यास को बुझाने के लिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं क्वेंच। ठीक है, तो प्यास बुझाने के लिए जितना पानी था सारा का सारा को दे देगा, मतलब 2 बाल्टी पानी ला के दे दिया, लो प्यास बुझा लो, ऐसा होगा? नहीं, उतना ही पानी देगी जिससे उसका प्यास बुझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द लिटिल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? अ लिटिल का। ठीक, अगला एक और एग्जांपल, क्या था? अ लिटिल ऑफ यू। चलो, आई हैव little rupees, so I am not able to buy a car। अब बताइए, ये जो आई है इसके पास कुछ रुपए हैं, लेकिन रुपए इतनी मात्रा में नहीं है कि वो कार खरीद सके। तो चीजें हैं तो, लेकिन इतनी कम मात्रा में है कि इसका काम नहीं हो सकेगा। तो ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले ये बताओ, रुपीज काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है ना, करेंसी है इसलिए काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ सबसे पहले लिटिल फैमिली का यूज तो होगा नहीं। अब चूंकि सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव है, मात्रा इतनी कम है कि काम कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको बताने के लिए किसका यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? लिखिए, वाटर अनकाउंटेबल है ना, इसीलिए तो यहाँ पे लिटिल लगा है। भूल गए आप, पीछे आइए, ये देखो लिटिल फैमिली का यूज अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू फैमिली का यूज होता है द मोर स्टडी द मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसको उतना कंफ्यूजन रहता है। जैसे हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है, पढ़ना छोड़ दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? शिवम, अगर क्या बताए? शिवम गलवानी, सिंधी हैं, सिंधी पढ़ाई करते हैं।
कुछ लोग करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते। 100% कुछ भी धरती पे होता। पैसा क्या है घर में, कौन सा बिजनेस? कोई बात नहीं। कहाँ था ढाबा? बिलासपुर में ही? एमपी में? अच्छा अच्छा, यही कीजिए, क्या दिक्कत? अच्छा, इसी के जुगाड़ में कर रहे हैं। समझ गए। हो गया, डाउट क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आ जाइए। यहां देखिए, द फ्यू क्लोथ्स, मतलब उसके पास, सबसे पहले ये बताओ क्लोथ काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्यों? क्योंकि ये क्लोथ का प्लूरल बना हुआ है, तो क्लोथ का प्लूरल होता है इसलिए क्लोथ होगा काउंटेबल, और काउंटेबल है इसलिए इसके साथ फ्यू सही है। और यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा है, द फ्यू क्लोथ्स, मतलब उसके पास जितने कपड़े थे सारे के सारे, दे हैड, हाँ वो सारे कपड़े, जितने भी कपड़े उस व्यक्ति के पास थे, उन लोगों के पास थे, ये सब के सब कैसे थे? फटे हुए और यूजलेस थे। तो फ्यू के पहले द लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि सारे के सारे कपड़े का सेंस यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। तो ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन, यहां देखिए, यहां पे फिर एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। एक कॉन्सेप्ट है हाउ, व्हाट या सच। हाउ, व्हाट या सच, इन तीनों में से कोई भी हो, इनके तुरंत बाद हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। कब? टू एक्सप्रेस सरप्राइज। सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए इनके साथ हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए या एन का। किसी भी प्रकार का सरप्राइज हो, जैसे गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना? गौतम बुद्ध का नाम सुने ना? गौतम बुद्ध भगवान थे कि नहीं? भाई किताब में तो ये पढ़ने को मिलता है, गौतम बुद्ध कौन थे? भगवान। हाँ या ना? गौतम, हाँ कुछ जानकारी है बच्चे को। ये जो गौतम बुद्ध है और बुद्ध है ना, तो इंडिया में 5 बुद्ध हुए और 5 भगवान के अवतार थे। और ये गौतम के साथ क्या किया गया कि जहां कहीं भी गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध वो जो नॉर्मल पर्सन, वो कोई भगवान था नहीं, लेकिन चूंकि जो आपके भगवान थे उसको गायब करना था, तो उस बुद्ध को हटा के जहां गौतम थे, गौतम को हर जगह बुद्ध लिखना शुरू कर दिया। और इतनी जगह बुद्ध लिखा गया कि पता ही नहीं चला कि वो वाले बुद्ध कहाँ चले गए, लोग इसी को भगवान मान लिए। हाँ, बात समझ में आया? ये बात थी। और बाद में अपने जो आदि गुरु शंकराचार्य आए, तो उन्होंने शंकर भाष्य जो पुस्तक लिखा, उसमें उन्होंने खारिज कर दिया, इस स्टेटमेंट को सीधा कैंसिल किया कि गौतम बुद्ध वॉज अ गॉड। सीधा कैंसिल, कोई गुंजाइश ही नहीं। बात समझ में आया? चलिए अब फिर समझिए इसको। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में, बोध गया कहा जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे। तो एक बार हम वहां पे गए घूमने, तो देखे कि वो जो पीपल का ट्री है, बोधि ट्री जो है, बोधि वृक्ष, उसके नीचे पत्थरों के फुटप्रिंट रखे हुए हैं गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो उस फुटप्रिंट को हमने देखा, वो जो पैर का चिन्ह है कितना बड़ा, इतना बड़ा। अब हम बहुत देर तक उसको देखते रहे। आश्चर्य होगा कि नहीं बताओ? हम अपना पैर मिला रहे हैं, पैर का चिन्ह मिला रहे हैं। भाई गौतम बुद्ध अगर इंसान थे तो पैर का चिन्ह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? कोई आंसर नहीं मिला। हम वहां आगे बढ़े, एक तालाब है, उसमें देखे हमारे साइज से बड़े बड़े साइज की मछलियां। दूसरा आश्चर्य, फुल ऑफ सरप्राइज। ठीक है, वहीं पे जाएंगे तो बीइंग अ हिंदू, हमारे आपके पूर्वजों का अंतिम पिंडदान होता है ना गया में, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे फिर आपको लास्ट जो प्रोसेस है
वो प्रोसेस है वहाँ पे विष्णु पद मंदिर में जाके होगा। वहाँ पे जो पंडा है, आप सारा प्रोसेसिंग करवा के आ जाएंगे नदी के किनारे से। लास्ट अंतिम जो प्रोसेस है वो पीठ ठोकने का काम, आशीर्वाद लेने का काम, पंडा के पास आपको जाना होगा। और वो पंडा कहाँ मिलेगा? विष्णु पद मंदिर में। और विष्णु पद जैसा कि उसका नाम है, उसके गया शहर के बारे में आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत पहले गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, ठीक है। और उसको ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला हुआ था कि हाथ का यूज करके उसको कोई मार नहीं सकता, और किसी का मर्डर करना है तो हाथ का यूज तो करना है। अब कोई उसको मार सकता नहीं। वो एक प्रकार से समझ लिया कि मैं अमर हो गया हूं, तो चारों तरफ गुंडा राज कायम कर दिया। उसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ता है, और विष्णु भगवान हाथ से उठा के उसको धरती पटक देते हैं। पटकने से उसकी मौत नहीं होती, पटकने के बाद एक पैर जमीन पे रखते हैं और दूसरा पैर उसके सीने पे रखते हैं। सीने पे जब पैर रखते हैं तो उसकी मृत्यु होती है। तो एक पैर तो उसके सीने पे चला गया, दूसरा पैर जो उन्होंने जमीन पे रखा उस पैर का चिन्ह बन गया धरती पे। और उस पैर का चिन्ह भी इतना ही बड़ा है, पैर का अंगूठा इतना गड्ढा, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा होगा। हम उस मंदिर में गए, वहां भी देखे विष्णु पद चिन्ह देखा हमने। तब हमको मतलब हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए कि हो सकता है ये जो भगवान टाइप के लोग उस जमाने में रहा करते होंगे, उनके पैरों का साइज ऐसा ही रहता होगा। लेकिन आप याद कीजिए एमपी में जो भीमबेटका नाम का जगह है, वहां पे कहा जाता है कि नदी के किनारे पानी पीने के लिए अर्जुन का भाई भीम आया था। और वहां भी जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी के मंदिर के बाहर वो जो नदी वाला रास्ता है, बीच में भीम के पैरों के चिन्ह हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े। मतलब समझ रहे हैं, पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे उनके पैर इतने बड़े बड़े होते थे। सोचिए आदमी कितना लंबा होता होगा। नहीं बस जो लंबा होता है उसका पैर भी लंबा होगा। अब जो इतना छोटा आदमी होगा उसका पैर कितना बड़ा होगा? अब इतना बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो उसको देखेंगे, आश्चर्य होगा कि नहीं। आपको किसी भी प्रकार का आश्चर्य एक्सप्रेस करना हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाउ व्हाट सच के साथ एन, ठीक है। जैसे मान लो कोई अफ्रीका से आया हो और इंडिया में बहुत गोरी सुंदर लड़की को देख लिया, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ लगा दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो फुटप्रिंट देख लिया, सच अ ह्यूज फुटप्रिंट, इतना बड़ा फुटप्रिंट, तो सच लगा दिया। तो हाउ व्हाट सच का यूज सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए। यहां देखिए, व्हाट अगली फेस लीला हैड गॉट, मतलब लीला का जो फेस है कितना अगली है, कितना घटिया है, खराब है। तो सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं? सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए फिर इसके साथ क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। व्हाट एन अगली, क्योंकि अगली कैसे लिखेंगे? अ से ना, तो अ से होगा, इसके पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन लगाएंगे, राइट। चलिए, तो इसका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। हाँ, ये सिखाते हैं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को लिखिए तो सही। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? एक भाई तीन बहन। आप परिवार में सबसे छोटे कि सबसे बड़े? बढ़िया। पापा क्या कर रहे हैं अभी? तो अचानक एमपी से इधर? अच्छा, 18 में ही। सब लोग इधर ही आ गए, ठीक बात। क्या जॉब करती हैं दीदी आपकी? अच्छा, बढ़िया। चेंज करें? अब आइए इनके क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई। इनका कहना है कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए, ठीक बात है, लेकिन ये बताइए हमें ये जो आर्टिकल एन का यूज करना है, व्हाट के तुरंत बाद, मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, व्हाट के बाद एन यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये जो अगली फेस लिखा हुआ है तो इसके पहले भी हम यहाँ पे भी एन का यूज कर सकते हैं।
सही तो दोनों कंडीशन में होगा। अब बात यह है कि यदि इधर n लिखेंगे तो ये पार्ट नंबर ए में चला जाएगा, इधर n लिखेंगे तो ये पार्ट नंबर बी में चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें सर? तो आपको हमेशा प्रेफर करना होगा पहले वाले पार्ट को। किसको? कौन से पार्ट को? पहले वाले पार्ट को, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लगा देंगे तो ही सही हो जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे मान लो ये कोई वर्ड है, यहाँ पे ये कोई वर्ड है, ये सिनोनिम्स पूछा गया, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं ना अपने एग्जाम में, सेम मीनिंग वाले वर्ड, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। तो मान लीजिए कि सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए, उसके बदले में ये 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों एग्जैक्टली सही है, कोई भी दो, मान लो बी सही है और ये सी या डी, इन तीनों में से कोई भी सही है। तो कोई भी 2 ऑप्शन यदि सही है तो सीक्वेंस में जो पहले नंबर पे आता है वो आपका आंसर होता है। बात समझ में आया? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, जो पहले आया वो सीक्वेंस में, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, राइट। जब आप लोग पढ़ने के बाद सेट लगाएंगे ना, टेस्ट सीरीज देंगे, सेट लगाएंगे ढेर सारा, तो उसमें से बहुत सारे कंफ्यूजन्स निकल के आएंगे। कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, कभी ऑप्शन ए दिखाएगा, कभी ऑप्शन बी दिखाएगा, ऐसे ही आगे पीछे, ठीक। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आप सीख जाएंगे कि अच्छा मुझे एग्जाम में आंसर किस मोड में करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे बताओ क्या एरर होगा। ये मिल्क मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले सामान्य तौर पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन होगा कब? जब ये सर्टेन हो, डिफिनिट हो, स्पेसिफिक हो। तो ये बताओ, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और लगभग सभी बैलेंस डाइट के न्यूट्रिशनल चीजें पाई जाती है। तो ये कौन सा मिल्क पता चला? नहीं पता चला, तो इसके पहले यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है, जितना बनाओगे उतना सीखोगे। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में यहां आइए, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। मतलब कोई ऑथर है, कोई लेखक है, उसने बहुत सारी कविताएं लिखी और उनके लिखे गए कविताओं में से पढ़ने के लायक केवल और केवल एक है, लेकिन ये कौन सा एक है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आंसर इज ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ बताइए, लॉर्ड नेल्सन वेंट टू द सी। किसी विशेष समंदर में गए, किस समंदर में गए, किस समंदर के पास गए ये पता नहीं है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने, शुगर इज सोल्ड बाय अ किलोग्राम या बाय किलोग्राम। भाई उसका रेट लिखा होता 40 रुपए प्रति किलोग्राम, तब वहां पे एन का यूज करते, लेकिन वैसा है नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को यहां से किलोग्राम के हिसाब से चीनी बेचा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें चीनी को किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, इसमें उसका रेट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल को हटाएंगे, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ धरती पे ब्रह्मांड में कितना है? एक ही ना। तो अर्थ के पहले क्या करते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे, यानी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आई गेट अप एट द डॉन, मतलब मैं सुबह में जगता हूं। डॉन क्या होता है पता है? सुबह। जैसे सुबह में रात का अंधेरा जब खत्म होता है 4-5 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो सूर्य का उदय अभी नहीं हुआ है, उजाला चारों तरफ नहीं फैला है और अंधेरा लगातार कम हो रहा है। कुछ कुछ चीजें विजिबल होती है, दिखाई पड़ रही होती है। जैसे अभी आप 4:30 बजे 5 बजे सुबह में उठेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसको हिंदी में कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं?
उषा काल। और इसी तरीके का शाम में जो सीन देखने को पड़ता है उसको कहते हैं हम लोग डस्क। क्या बोलते हैं? और इन दोनों के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड का यूज करते हैं, ट्विलाइट। दोनों को ट्विलाइट, कॉमन नाउन, इसको भी ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब क्या? जब ना तो क्लियरली अंधेरा हो ना तो क्लियरली उजाला हो, इस पीरियड को अंग्रेजों ने कहा ट्विलाइट। देखो अंग्रेजों को समझ में आता वाता नहीं है, मानो या ना मानो। जैसे मुर्गा बांग देता है, हाँ या ना, लेकिन कौन सा मुर्गा? देसी। तो देसी मुर्गा का इंग्लिश क्या होता है? रूस्टर। क्या होता है? और आप जो मुर्गा खाते हैं, कोई मुर्गा खाते कि नहीं? खाते हैं। तो मुर्गा जाके आप पोल्ट्री वाले के यहाँ से ले आते हैं, व्हाइट वाला, ब्रॉयलर या पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, ठीक है। वो मुर्गा है तो वो भी मुर्गा, वो कभी बांग देता है? क्वालिटी नहीं अंदर से, नकली माल है वो, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को क्या बोल दिया? कॉक। अंग्रेजों के लिए दोनों कॉक है भाई। कॉक और रूस्टर में आसमान जमीन का फर्क है। चाहे उसका मांस का टेस्ट खाइए, उसका ब्लड निकाल लो, उसका नेचर देख लो, दोनों इम्यून सिस्टम देख लो, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, हाँ या ना। डेथ रेशियो देख लीजिए, बर्थ रेशियो, हर कुछ बिल्कुल अलग है, हाँ या ना। उसको देसी मुर्गे को तैयार होने में कम से कम 6 महीना 8 महीना लगेगा, और ये 90 दिन के पहले 3 किलो का हो जाएगा, 3.5 किलो का हो जाएगा। एकदम कुपोषण का शिकार होगा तो 1.5-2 किलो का होगा। ठीक है। अब देखिए, तो ये जो सुबह का टाइम है, जैसे कल शायद हम आपको बता रहे थे, ये देखो इन द मॉर्निंग यूज करते हैं सुबह में का इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अगर आप इसका आर्टिकल द हटा देंगे तो इसी के साथ लगाते हैं एट मॉर्निंग। और इसी तरीके से नाइट के साथ हम लोगों का आदत बना हुआ है, नाइट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन एट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी यूज करते हैं इन द। अब इन द नाइट हम जैसे ही बोलेंगे, आप में से कुछ लोगों को लगा पता नहीं सामने वाले को इंग्लिश आता है कि नहीं, कुछ भी पढ़ाते रहता है भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ही किल्ड हर इन द नाइट लिखें या एट नाइट लिखें, ये आप ही को बताना है। बताओ दोनों में से कौन सा? अरे ये कोई लड़का है भाई, किसी लड़की का मर्डर कर दिया, मार दिया लड़की को, ठीक है। कब मारा? रात में मारा। तो अगर आप यूज करेंगे एट नाइट, इसका मतलब वो रोज रात में मारता है। तो लड़की कोई दुर्गा जी है? रोज रात में मारता है, सुबह में फिर जिंदा खड़ी हो जाती है। सोचिए। अच्छा, इन द नाइट का मतलब होता है किसी विशेष रात में, ठीक है। जैसे आपका किडनैपिंग हो गया रात में, तो रोज किडनैपिंग होगा, डेली रात में किडनैपिंग की किसी विशेष रात में। कोई मिल गया नहीं होता है, किसी शादी में गए, फंक्शन में गए, वहां पे कोई आपसे टकरा गया, मिल गया, दोस्ती हो गई या कुछ और हो गया। ये हर रात में होगा कि किसी विशेष रात में? किसी विशेष रात में हुआ होगा ना। तो यदि आप बोलेंगे एट नाइट, इसका मतलब है हर रात में। तो हर रात में यदि कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए आप जहाँ घर में रहते हैं, उस घर में हर रात में घुंघरू पायल का आवाज सुनाई पड़ता, कितना मजा आएगा। हो सकता है कि नहीं? सोने के बाद जैसे ही अंधेरा होता हो, आपको आवाज सुनाई पड़ती हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन यदि ये घटना किसी विशेष रात में आपके साथ हुई, आप कहीं गए थे, रात भर आप सो नहीं सके, क्यों भाई? तो वहाँ अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ रहा था। तो ये घटना आपको हर रात सुनाई नहीं पड़ती, किसी विशेष रात में थी। विशेष रात तो यूज करेंगे इन द, और डेली रात में होती है तो यूज करेंगे एट नाइट। तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेना है, ठीक है। तो इन द सेम वही जो डॉन है, इसके साथ हम लोग एट का यूज तो करेंगे, बट इस द का यूज, अगर आप एट द डॉन लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि किसी विशेष डॉन को, किसी विशेष सुबह को हुआ था। तो किसी विशेष सुबह में आप उठे और उठ के डेली जाते हैं टहलने, ये टहलने जाने का काम डेली हो रहा है ना भाई। ये सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट में, ये भी लिखा है प्रेजेंट में, मतलब मैं सुबह उठता हूँ,
कहाँ? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और लंबी दूरी सैर पे जाते हैं, बहुत दूर तक टहलने के लिए जाते हैं। तो ये डेली का काम हो रहा है कि किसी विशेष दिन का काम है? तो डेली का, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब जरा मोबाइल निकालिए, कुछ होमवर्क मिले जाइए। यहाँ से कुछ होमवर्क, एकदम क्वेश्चन लॉलीपॉप हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो घर से थोड़ा बनाने का प्रयास करना है। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।